प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन करेंगे और मैं समझती हूँ और भी व्याकरण है उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और आज हम पढ़ेंगे विशेषण। मैं डॉक्टर बी नंदा जागृत, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। विद्यार्थियों, आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप लोग दो भाषाओं का अध्ययन करते हैं, एक अंग्रेजी भाषा और दूसरी है हिंदी भाषा। तो दोनों भाषाओं को जब आप पढ़ते हैं आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो बहुत ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि और अन्य पाठ्यक्रम है उसको ध्यान से नहीं पढ़ना है सभी को भाई। लेकिन मैं बात वो बताना चाहती हूँ वो ये कि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़े गए जो व्याकरण हैं, चाहे अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो, वो आपको बहुत काम आता है। जैसे आप प्रश्न देखते हैं ना तो फिर आपको अखरने लगता है, अरे ये तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, हम थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे, लेकिन उस समय ध्यान से पढ़ा नहीं। अब आज देखिए इसको रटने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो हम पढ़ते हैं आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसमें बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी होती है व्याकरण के अंतर्गत भी। तो आप सब ये जानते हैं कि भाषा जो है वो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और हम इसे अपने परिवार से, अपने समाज से अर्जित करते हैं और सीखते रहते हैं और भाषा भी सीखिए। और अपने इसी भाषा में कई बार ऐसे होता है कि आपको पता ही नहीं रहता कि ये शब्द भी है और ये है, तो ये हम सीखते रहते हैं और इसी कारण भाषा का जो विकास है, उसका जो परिवर्तन है वो होते रहता है। और आपको ये भी पता है कि हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। भाषा व्यवस्था कहने का मतलब आप समझते हैं ना, उसको हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण ही भाषा की व्यवस्था है। ये पहले किसी भाषा में पहले कर्म पहले आएगा या कर्ता पहले आएगा या क्रिया पहले आएगा वाक्य बनाने में। तो हिंदी का आप देखें अलग है, इंग्लिश का आप देखें अलग है। तो वो भाषा व्यवस्था ही क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाता है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन करने वाले हैं और हम आपको बता दें कि जिसको हम व्याकरण के अंतर्गत कहते हैं वाग भाग, है ना, शब्दों के वाग भाग, और इंग्लिश में उसी को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है और हिंदी में हिंदी के वाग भाग, पार्ट ऑफ स्पीच। इसी के अंतर्गत दो तरह के शब्द आते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब आप ये भी समझ लीजिए कि विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण उनके रूप में परिवर्तन होता है तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। इन्हीं अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अविकारी जो शब्द हैं उनको हम अव्यय भी कहते हैं। और उसके बाद आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो विशेषण को पढ़ने से पहले मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, आपको संज्ञा की परिभाषा याद है ना? कक्षा तीसरी से याद किया है आपने? अंग्रेजी में नाउन, हिंदी में संज्ञा। तो हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो आपने संज्ञा की परिभाषा में आपने पढ़ा कि संज्ञा मतलब नाम। नाम किसका? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम। ये संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो प्रत्येक नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो एक संक्षिप्त रूप से परिभाषा के रूप में आप क्या लिखेंगे कि संज्ञा अर्थात नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप पढ़ते हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ये भी याद रहेगा ना। जैसे कि राम स्कूल जाता है तो इसमें संज्ञा क्या है? राम। ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे लिखती हूँ कि राम स्कूल जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है।
तो राम स्कूल जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम खाना खाता है, राम गाना गाता है। ऐसे बार बार मैं संज्ञा में उस नाम को ही लेते रहूं, राम 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 हर जगह लिखूं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं उसकी जगह एक वाक्य लिख देती हूँ, राम स्कूल जाता है करके। उसके बाद दूसरी बार जब मैं लिखती हूँ तो लिखती हूँ वह पढ़ता है, वह गाना गाता है। तो ये वह क्या हुआ, ये है सर्वनाम। तो जहाँ भी संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको हम कहते हैं सर्वनाम। और उसके बाद नंबर आता है विशेषण का सर्वनाम के बाद। अब विशेषण क्या है, तो सब व्याकरणाचार्य जो हैं उन लोग कहते हैं कि विशेषण ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। आप याद रखें कि विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे भाई, परिभाषा आप लिखे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। याद हो गया ना, ठीक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। आगे ये भी याद रखें कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। जैसे कि कहें हम गाय काली है, तो गाय है वो केवल गाय शब्द कह देने से ऐसा लगता है कि सारी जो गाय की प्रजातियां हैं उनका बोध होने लगता है, उनका ज्ञान होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि गाय काली है या गाय लाल है तो क्या होता है, केवल लाल गाय का बोध होता है। तो इसमें गाय तो विशेषण है, गाय तो विशेषण है, लाल तो विशेषण है, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है, गाय की। इसलिए क्या हो गया, गाय विशेष्य। समझ लिए ना आप कि लाल हमने विशेषण लगाया लाल गाय कह के, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए है ना वह विशेष्य कहलाता है। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं, गाय की। इसलिए गाय विशेष्य है और लाल विशेषण है जो विशिष्ट अर्थ दे रहा है। किसी भी इस बात को समझने के लिए, जैसे विशेषण और विशेष्य को, तो एक बार मैं पुनः आपको बताऊं कि लाल गाय यदि हम कह रहे हैं तो क्या होगा, लाल विशेषण लगाया हमने और गाय क्या हुआ, विशेष्य हुआ। गाय क्या हुआ, विशेष्य हुआ। ठीक है, तो इस तरह से और भी उदाहरण है, जैसे सुंदर पक्षी है ना, सुंदर पक्षी, होशियार लड़का, कामकाजी महिला, ये सब क्या है, विशेष्य और विशेषण। अब विशेषण के भी 4 प्रकार माने गए हैं। विशेषण के 4 प्रकार, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक नहीं बोल रही मैं, परिमाणवाचक विशेषण, और उसके बाद है संकेतवाचक विशेषण। अब इन चारों भेदों को आप समझ लिए, पहले तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, सेव कर लीजिए, डिलीट नहीं होना चाहिए। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद मैं आपको इनको थोड़ा अलग अलग करके समझाऊं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। जैसा कि इसका नाम है गुण, है ना, जो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि का ज्ञान हो, बोध हो, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि गुण, दशा, स्वभाव, तो जैसे भाई आप बता दें आपको रंग या स्थान या आकार या काल या दशा या गुण, ये जैसे शब्द हैं, इनका ज्ञान हमको जिससे होता है उसको गुणवाचक कहते हैं। और थोड़ा उदाहरण देके मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे मैंने कहा रंग जैसे लाल, पीली, जैसे गाय के लिए कहा ना कि गाय लाल है, ऐसा तो लाल, नीला, पीला, सफ़ेद, चमकीला, धुंधला आदि आदि। ठीक है, तो इस तरह से रंग कोई बता रहा है किसी वस्तु का, जैसे यह पेन नीला है,
यह पेन नीला है। तो कैसा है ये? रंग में नीला है। ठीक है, तो इसका गुण क्या हो गया? नीला रंग। ठीक है, तो ये पेन का गुणवाचक विशेषण आप देखोगे तो इसमें क्या आया? नीला। तो नीला हो गया इसका विशेषण और पेन है इसका विशेष्य। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये स्कूटी चमकीली, आजकल ऐसे कलर आ रहे हैं ना गाड़ियों में, तो ये सूट सफ़ेद है। ठीक है, आपने कौन सी सूट पहनी है? तो ये रंग, और उसके बाद है स्थान। स्थान कैसे? दायां बायां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, असम हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली है, और चीन का नाम नहीं लेना है ना भाई, थोड़ा डर के रहना है उससे। और भारतीय, भीतरी, बाहरी, क्षेत्रीय आदि, ये सब क्या है? स्थान के नाम है, स्थान। और उसके बाद आकार कैसे? गोला है, नुकीला है, लंबा है, चपटा है, चौड़ा है, सीधा है या तिरछा है। और रही बात काल की, तो काल कैसे? नया है या पुराना है, भूत, भविष्य, वर्तमान, प्राचीन, और इसी तरह से अगला, पिछला, आगामी, तो टिकाऊ, ये क्या है? काल है। इस तरह दशा कैसी? वो दुबला है, पतला है, मोटा है, गीला है या सूखा है, बहुत घना है, गरीब है, अमीर है, पालतू है, कुत्ता पालतू है, वह रोगी है। ये क्या है? दशा का ज्ञान करा रहे हैं। वह रोगी है कह रहे हैं, मतलब वो कैसा है? बीमार है, रोगी है। और ये कुत्ता पालतू है कहने से हम उसकी दशा का ज्ञान करा रहे हैं कि यह पालतू कुत्ता है। ठीक है, तो ये दशा है। गुण, गुण में क्या है? भला, बुरा, ये वो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बहुत ही बेकार आदमी, विलेन है ना, एक ये हो गया। और फिर उचित, अनुचित और सच्चा, झूठा, ये बहुत दानी है। अभी हरिश्चंद्र का नाम हम सुनते हैं, राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी थे, और या तो किसी को कहते हैं तो बहुत ही पापी है, मरेगा तो सीधा नरक में जाएगा। ठीक है, दुष्ट है। और किसी को कहते हैं बहुत शांत है, और किसी को कहते हैं बहुत चुलबुला है। तो ये गुण हैं। इन गुणों से भी उनका हमको क्या पता चलता है? उसके स्वभाव का पता चलता है। तो गुणवाचक जो विशेषण हैं, जैसे हमने पहले ही कहा कि ये जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बताए। उसके बाद आप देखिए दूसरा जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण एकदम नाम से स्पष्ट है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, बोध हो, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्या होना चाहिए पहले, जैसे 4 लड़के, कुछ लोग, सब लड़कियां, तो इसमें संख्या आ रहा है ना कि कितने लड़के? 4 लड़के। अब फिर कह रहे हैं हम लोग कुछ लोग, फिर हम कह रहे हैं कि सब लड़कियां। अब ये संख्यावाचक विशेषण है, उसके भी 2 प्रकार हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में कैसे होगा? एक लड़का, कितने लड़के? कितना लड़का है? एक निश्चित है ना। 2 लड़कियां, 2 निश्चित हो गया ना। 3 पुस्तक, निश्चित है संख्या इसमें कि पुस्तकें कितनी हैं? 3। इसी तरह से पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा या दुगुना, तिगुना, ये भी जो शब्द है वो निश्चितता का बोध हमें कराता है कि निश्चित है, इसमें कितने हैं? इतने हैं। और अनिश्चित वाचक जो विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उससे स्पष्ट है कि अनिश्चित होता है। वहाँ पर कुछ लोग थे। अब मैं ये नहीं बोल रही कि वहाँ पर 5 लोग थे। 5 लोग थे कहने से तो स्पष्ट हो जाता है कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और जब हम कहें कि वहाँ पर कुछ लोग थे तो ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पर अनिश्चित संख्या है। कुछ लोग थे, कितने लोग थे नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लोग थे, सब लोग थे, ये अनिश्चित। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में भी आप लोग याद रखेंगे कि निश्चितवाचक है और अनिश्चितवाचक है। उसके बाद में अगला आ जाता है परिमाणवाचक संज्ञा। परिमाणवाचक जो संज्ञा है, संज्ञा नहीं, विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक जो विशेषण है वह भी एक तरह से आप संख्यावाचक विशेषण का प्रकार मान सकते हैं। जैसे परिमाण में हम क्या लेते हैं? मात्रा।
परिमाण में क्या है, मात्रा। मात्रा है माप तौल के लिए ये प्रयोग में आता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 सेर, 2 सेर, ठीक है। शेर पहले का नाप है ना, शेर मत समझ लेना, मैं शेर बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक निश्चित जो तौल होता है, माप होता है, उसके लिए हम परिमाणवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु की जो नाप है, तौल है, उसका जो बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसमें भी 2 प्रकार है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 1 किलो तेल देना, 1 तोला सोना देना, बहुत महंगा है भैया, अभी मत लेना, ठीक है। और कह रहे हैं कि 2 रोटी दे देना या 2 पराठे दे देना, 2 पिज्ज़ा देना, 4 सैंडविच देना, 5 गुपचुप देना। मजा आ गया ना, गुपचुप सैंडविच खा के। तो ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक। 2 पिज्ज़ा, 4 सैंडविच, 1 रोटी, ये सब निश्चित है इसमें संख्या। उसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा में क्या है, इसमें निश्चित नहीं होता है। तो भाई हम कह रहे हैं कि थोड़ी आइसक्रीम देना, कितना देना नहीं कह रहे हैं, थोड़ी आइसक्रीम देना, बहुत चॉकलेट देना, बहुत सारा चॉकलेट देना, मतलब 1 2 कितना 150 ऐसा नहीं, बहुत सारा चॉकलेट देना। किसी का बर्थडे है क्या, सब चॉकलेट ले आके बांटते हो, लेकिन इस साल नहीं बांट सकते अभी, ठीक है। तो थोड़ी आइसक्रीम देना, बहुत चॉकलेट देना, ये अनिश्चित है। तो परिमाणवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार। परिमाणवाचक कहने से हम वस्तुओं की मात्राओं को देखते हैं, तो परिमाणवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद में चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से किसी संकेत का बोध होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से किसी संकेत का बोध हो तो संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कहते हैं कि वे लोग, ये क्या है, वह गया, मैं ये ले लूं, ठीक है। तो ये विशेषण को जानने के बाद आप देखिए कि आपने इतने सारे विशेषण जो मैंने आपको 4 बताए, ये 4 विशेषण आप जाने समझे, उसके बाद ये यदि आप विशेषण को समझ गए हैं, उसके बाद आप जब इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी कैसे, कि लोग गलत प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। गलत प्रयोग कैसे, कि भाई जैसे आप कह रहे हैं कि गरम आग, भाई आग का तो गुण ही है कि वो गरम रहेगा। कहीं ठंडी आग देखी है क्या, नहीं ना। लेकिन लोग अरे मैंने वहाँ देखो एकदम गरम गरम आग था। अरे तो ठंडी आग कहीं देखिए तो बता दे भाई। तो आग को आग कहिए, गरम आग मत कहिए। उसी तरह से ठंडा बर्फ, अरे बर्फ तो ठंडा ही है भाई, तो ठंडा बर्फ लिखने की क्या जरूरत, ठंडा बर्फ बोलने की क्या जरूरत, नहीं मैं तो एकदम ठंडा ठंडा बर्फ का गोला खाया। अरे भाई ठंडा ही खाएगा ना, बर्फ खा रहा है तो ठंडा बर्फ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर क्या कहते हैं लोग, सनसनाती ताजगी। अरे सनसनाती ताजगी, अरे ताजगी ताजगी होती है, सनसनाहट बनबनाहट नहीं होती है उसमें, ताजगी ताजगी होती है। हम लोग एडवर्टाइज देखते होंगे ना। और इसी तरह से एक बहुत ही गलत ढंग से लोग प्रयोग करते हैं शब्द को कि अरे वो तो भयंकर सुंदर है, सीता माता भयंकर सुंदर थी, है ना। लेकिन कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत सुंदर थी, या कहे कि भयंकर सुंदर थी, या कहे कि आलिया भट्ट भयंकर सुंदर है, ऐसा कहते हैं ना। भयंकर सुंदर नहीं कहा जाता, बहुत सुंदर, अद्वितीय सुंदर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं अरे एकदम भयंकर सुंदर है, अरे ये तो गलत प्रयोग हुआ। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत विशेषण का प्रयोग न करें। और संख्यावाचक विशेषण लिखते हैं तो लिखते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने मान लो लिखा कि आप 200 से 500 तक, तो आपने अंक में लिख दिया 2 और उसके बाद आप लिखते हैं 2 के बाद से, उसके बाद अंक लिखते हैं 5 और आप लिखते हैं 100 अक्षर, स में औ की मात्रा। तो क्या हुआ, 2 से 500 तक। अब इसमें इस तरह से लिखे तो इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये होगा कि 2 से 500 तक, 2 से 500 तक, या फिर दूसरा अर्थ इसका होगा 200 से 500 तक।
तो यदि आपको स्पष्ट करना है तो आप एकदम स्पष्ट इधर 2 से मत लिखिए, यहाँ भी लिखिए 200 से 500 तक। तो इस तरह से वाक्यों का प्रयोग करते समय हमें इस तरह की त्रुटियों से बचना चाहिए, ताकि हमने जो व्याकरण पढ़ा है उस व्याकरण का सही प्रयोग हो सके। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, विशेषण आपको याद हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।